नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में एक बार फिर आतंक और साजिश के नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान समेत 4 राज्यों यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जांच में सामने आया है ये पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कनेक्टेड हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजमेर और नीमराना से संदिग्धों को हिरासत के बाद पूछताछ भी तेज कर दी गई है। आरोप है कि सीमा पार से हथियार, गोला बारूद और आईडी तक भेजने की साजिश रची जा रही थी, जिसका इस्तेमाल देश के कई हिस्सों में बड़े धमाकों के लिए किया जा सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गैंगस्टर क्राइम नेटवर्क है या फिर भारत के खिलाफ चल रही एक संगठित आतंकी साजिश का हिस्सा। और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि भारत में ऐसी साजिशें आखिर पनप कैसे रही। चर्चा आज इसे खास करते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से प्रताप राव जी। स्वागत है प्रताप जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव सिंह जी भी चर्चा में मौजूद है। बहुत स्वागत है एकलव जी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत प्रताप राव जी आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से कई साजिश का भंडाफोड़ हुआ है और एक साथ एनआईए की 4 राज्यों में जिस तरह से 12 ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, इसे किस तरह से देखा जाए? सिर्फ एक नेटवर्क के तौर पर साजिश, आतंकी साजिश के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि कई और चीजें सामने आई हैं और राजस्थान से एक व्यक्ति को दिल्ली लेकर जाना भी बहुत कुछ इशारा करता है। हाँ श्वेता, देखिए कि जो कार्रवाई है उसको एक इतिहास के उसमें देखा जाना चाहिए कि 1972 में करारी हार के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया था। और प्रॉक्सी वॉर यहाँ आतंकियों को भेजकर, आतंकी जो शिविर लगाकर, आतंकी घुसपैठ करवाकर और यहाँ आतंकी घटनाएं हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी डॉक्ट्राइन बदली, जो हमारी नीति बदली और जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और घर में घुसकर मारा गया, जिस तरह से वहाँ पूरी तरह से तबाह किया गया, उसके बाद पाकिस्तान खुद घबराया हुआ। लेकिन उसने एक नया तरीका डिजिटल को शुरू किया है। डिजिटल नेटवर्क टेररिज्म एक नया इस फील्ड का वो है जो दुनिया में कई देश यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा नेक्सस है जो नारकोटिक्स के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क बनाता है। शहजाद भट्टी जिसका नाम आ रहा है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो एक स्मार्ट माफिया है और डिजिटल नेटवर्क के जरिए लोगों को शिकार बनाता है, लोगों को अपने साथ करता है और उनको आतंकी गतिविधियों के लिए भारत के खिलाफ तैयार करता है। और ये उसका काम शुरू हुआ है। और जब एनआईए को ये इनपुट मिला, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिला, भारत की पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये सूचनाएं मिली और कई लोग पकड़े गए, उन पकड़े गए लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली उसमें ये सारी बातें आई। जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसमें भी इस शहजाद भट्टी का हाथ रहा और जो जलंधर में ग्रेनेड हमला हुआ उसमें भी रहा। तो देखिए पाकिस्तान की एक ये नई चाल है श्वेता। अब जो पढ़े लिखे नए जो युवक हैं उनको भारत के खिलाफ कैसे तैयार किया जाए और एक नई साजिश के तहत ये नेटवर्क फैलाने की कोशिश है। और शहजाद भट्टी तो वास्तव में चेहरा है, लेकिन ये सारा का सारा आईएसआई का नेटवर्क है। क्योंकि लगातार आप देखिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में लगातार जहर उगला जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है कि 2 ही दुश्मन है, एक भारत और इजराइल, यहूदी और हिंदू 2 दुश्मन हैं और इनके खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ना उनकी जो है एक प्रकार से धर्म है उनका। इस्लाम जो है वो यही कहता है कि इन दोनों के खिलाफ, इसलिए बच्चों में कूट कर भारत के खिलाफ एक इस तरह का वहाँ भर दिया गया है और उसी के कारण वहाँ इस तरह के नेटवर्क पैदा होते हैं। उन नेटवर्क का फायदा उठाकर जो भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान जो है युद्ध छेड़े हुए है। और ये जो नया जो वारफेयर है उसमें ये नया टेरर फेयर है जिसे भारत को समझना होगा, भारत की युवा पीढ़ी को समझना होगा। ये वाला जो अब जो दौर शुरू हुआ है उसमें केवल सुरक्षा एजेंसियां या सरकार केवल नहीं कर सकती, आम आदमी को जो डिजिटली अवेयर है उसको या जो नहीं है उसको भी
अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्या भारत के खिलाफ है, क्या देश के खिलाफ है, क्या ये सही है, नए नए तरीके ये अपनाते हैं। पंकज जी, अब जिस तरह से नजर आता है, इस मामले को देख ले, गैंगस्टर और आतंकियों का जो ये गठजोड़ है, ये नजर आता है कि देश के लिए की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से मामले सामने आए हैं या जिस तरह से लोगों की कार्रवाई अलग अलग राज्यों की बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में नेटवर्क ये अपना मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसे कैसे देखेंगे और कितना बड़ा खतरा आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए श्वेता जी, निश्चित तौर पे पिछले कुछ सालों में लगातार हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे हमला होता रहा है और लगातार जिस तरीके से आतंकी नेटवर्क मजबूत होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। और पिछले 12 वर्ष में लगभग अगर मैं बात करूं तो 2150 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। उसमें कई सिविलियंस मारे गए हैं, कई आर्मी पर्सनल्स मारे गए हैं। और आप सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, 2015 में गुरदासपुर में घटना हुई, इसमें लगभग 7 से 10 लोग मारे गए। 2016 में पठानकोट एयरबेस हुआ, अमरनाथ यात्रा हुई 2017 में, 2018 में सुंजुआन हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ। इसके अलावा राजौरी में घटना हुई, रियासी में घटना हुई जिसमें जयपुर के भी कई लोग हताहत हुए, पहलगांव में घटना हुई। इसके अलावा दिल्ली लाल किले में भी थोड़े दिनों पहले घटना हुई। तमाम घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। घटनाएं होने के बाद उन पे कितने लोग पकड़े गए वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में आप पुलवामा में 300 किलो RDX आना हो, पहलगाम में आतंकी आना हो, कहाँ से आए, क्यों आए, आज दिन तक किसी को नहीं पता चला है। तो कहीं ना कहीं वो मजबूती सरकार के अंदर दिखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन देश है, इसमें कोई शक नहीं है, वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए वहां जाकर बिरयानी खाते हैं, उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता वहां जिन्ना की मजार पे, पुराना कुछ नहीं होता है, जिन्ना की मजार पे अगर जाके वो चादर चढ़ाएंगे तो ये सही नहीं है। और फिर आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ खेल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट में बैन कर देंगे, फिर 10 दिन बाद आप वापस हाथ मिला के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है, नियत है, इस पे सवालिया निशान लगाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको मैं कुछ डेटा के साथ बात करना चाहता हूं कि देखिए, आपको ये दिखाना पड़ेगा। आप ये छद्म राष्ट्रवाद से काम नहीं चलेगा कि आप राजनीतिक जब रैलियां करेंगे, राजनीतिक जो चुनाव लड़ेंगे, तब तो आप कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं, और जब आप चुनावी तौर पे उन आतंकवादियों का साथ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है सरकार पर भी और भाजपा के संगठन पर भी। अब आपको मैं कुछ चीजें बताते हैं। ISI का जो अजहर मसूद था, उसको किस पार्टी ने छोड़ा? बीजेपी की सरकार ने उसको छोड़ा। सैफुल्लाह फारूक कश्मीरी पंडितों का हत्यारा है, उसे 10 साल की जेल हो गई थी, उसे बीजेपी ने वार्ड 33 से श्रीनगर में टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान के हत्यारा था, वो हथियार सप्लाई करता था, वो हथियार सप्लाई। देख, मुझे आपने बीजेपी वालों को नहीं रोका, मुझे कम से कम बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जो मुद्दे बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, मैं इसी बात कर रहा हूं। अब आप ये गिनाएंगे उतना टाइम, मैं तो चाहती हूं कि आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। और आपने जो कहा, क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कमजोर है, ये सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं, या ये कैसे गोला बारूद देश में एंटर हो जाते हैं? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं क्यों कमजोर है। जब तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है, उसे सोफिया के वाची से 2014 में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव दिया, वो विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। इसके अलावा तालिब हुसैन जो अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी, उसे NIA ने गिरफ्तार किया। DRDO में एक RSS से अलाइन बंदा था जो वैज्ञानिक भी था, उसको ISI की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार में वो एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर था। दूरसक्षणा मध्य प्रदेश में हम सब ने देखा किस तरीके से एक IT सेल में, जिसमें 11 से ज्यादा लोग थे, वो भी ISI के संपर्क में थे। किस तरीके से 2017 में निरंजन होजोई था, जो कि आसाम में था, वो 2016 में उसने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर वो एक कॉर्पोरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का संरक्षक भी बना, वो बीजेपी से अलाइन था। देखिए, आपको देश को ये समझाना पड़ेगा कि जिस तरीके से छद्म राष्ट्रवाद का रूप धारण कि आप लगातार आतंकवादियों से, और आप उदयपुर का केस नहीं भूल सकते, जिस तरीके से रियाज अटारी जो कि बीजेपी का पदाधिकारी था, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो थी, और आज दिन तक वो लोग बाहर हैं, और कन्हैया लाल के हत्यारे बाहर हैं, और उनके परिवार वाले लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको देश की सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, सिर्फ हवाई बातें नहीं करनी पड़ेगी, और केवल रैलियों में जाके केवल आतंकवाद के नाम पे केवल वोट बटोरने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने राजनीतिक तौर पर भी सवाल उठाया और आपने कहा कि विदेश नीति यहां पर मजबूत नहीं, लेकिन एकलव जी, कोई भी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी, और ये NIA की कार्रवाई में तो सामने आया है, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी और इसलिए एक साथ नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये 4 राज्यों में कार्रवाई की गई? और जो आरोप और जो सवाल उठाए पंकज जी ने, उस पर भी एक कमेंट। देखिए श्वेता जी, इनके सवालों और आरोपों पे आने से पहले मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लाभ के लिए, देश की जनता के लाभ के लिए कुछ तथ्य हैं जो पहले रख देने चाहिए सबके सामने।
देखिए, एक बात तो है श्वेता जी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ सालों से, ये कोई सच्चाई यह है कि जब से पाकिस्तान है और जब तक पाकिस्तान रहेगा भारत के ऊपर आतंकवाद का साया मंडराता रहेगा। देखिए श्वेता जी, ऐसी घटनाओं से ना मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि हमें अपनी एजेंसीज और सरकार की क्षमता का पता चलता है। ऐसा है कि एक दो पहलगाम जैसी घटनाएं और इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तो वो एक होता है, लेकिन जो 10,000 घटनाओं को सरकार और खास करके हमारी एजेंसीज रोक लेती हैं, वो ऐसी घटनाओं से हमें पता चलता है, ऐसे अरेस्ट से हमें पता चलता है। देखिए, एक और बात है कि समय बदल गया है, इसलिए आतंकवाद के तौर तरीके भी बदल गए हैं। अभी माननीय भाजपा प्रवक्ता जो हैं वो ड्रग्स की, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर हो चुका है जो हमारी जो यंगर जनरेशन का जो मोबाइल से एडिक्शन है उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान हो चुका है। आपने देखा होगा कि लगातार सरकार इस बारे में संवाद करती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल पे, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमारे बच्चे किस तरह की ऑनलाइन गेमिंग, खास करके जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उसमें मतलब आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ऑनलाइन लॉटरीज और इस तरह के जो गेम्स होते थे जिसमें बेटिंग होती थी उसको सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि वो एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। देखिए, ड्रग्स जो है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स जो ड्रोन से डिलीवर करे जा रहे थे अभी तक भी, उसको लगातार सरकार करती रहती है, उसके नेक्सस को पकड़ती रहती है, एक्सप्लॉइट करती रहती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, पिछले कुछ समय से जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था उसकी जगह ये अपने आप में एक नया वॉरफेयर निकल के आया है। इसमें सीधी सीधी एक साजिश है कि भारत के युवाओं को ड्रग्स देके उनकी फर्टिलिटी रेट को कम करना है, उनको जैसे कहते हैं ना कि नपुंसक बनाना है, उन्हें काम करने लायक नहीं बनाना है। तो ये अपने आप में एक आतंकवाद का तौर तरीका है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि अमित शाह जी ने एक वादा किया था देश से कि 2026 तक वो नक्सलिज्म इस देश से मिटा देंगे। और मैं मानता हूं कि मतलब इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जिस तरह का कड़ा प्रहार रहा है, आज नक्सलिज्म लगभग ना के बराबर हो गया है देश में। उसी तरह से भारत सरकार का एक विजन है कि 2047 तक ड्रग्स से भी मुक्त करना है भारत को। अब जहां तक देखिए इसका जो राजनीतिक एस्पेक्ट है ना श्वेता जी, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कम से कम कुछ मुद्दे होने चाहिए जिसमें हमारा सरकार विपक्ष एक साथ खड़ी दिखाई देनी चाहिए। अभी इन्होंने कोई 3-4 इंसिडेंट्स गिना दिए सिविलियंस वाले। आज अगर मैं आपको पूर्ववर्ती सरकारों के इंसिडेंट्स गिनाने लगूंगा ना तो आपका शो उसी में खत्म हो जाएगा, एक एक करके। नहीं, मैं तो मुद्दे पे बात बिल्कुल आज की बात करते कि आज की स्थिति क्या, कार्रवाई क्या कहती है और किस ओर इशारा करती, कितना जागरूक रहने की जरूरत है। सवाल तो ये है। देखिए, अभी इन्होंने एक और भी बात कही थी। एक बात हो रही थी कि हमारी जो पेरेंटिंग है ना, हम हमेशा गुड पेरेंटिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात करते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है श्वेता जी कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, या इतनी बेसिक सी चीज हो कि जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे और यदि स्कूल में हम लोग किसी नए बच्चे से दोस्ती करा करते थे ना तो पेरेंट्स पूछते थे कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, जिसके साथ तुम घूम रहे हो, शाम को 6 बजे तुम घर क्यों नहीं आ जाते, रात को अकेले किसके साथ घूम रहे हो। तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल संस्कार भी हैं हमारे जो इस इशू को हैंडल करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। और मैं समझता हूं कि जो एनआईए ने कार्रवाई करी है ये लगातार दिखाता है कि हम और सशक्त हो रहे हैं टेररिज्म को हैंडल करने में। और मैं तो यही कहूंगा कि हमें सबको एक साथ इसमें एक साथ खड़े दिखाई देना चाहिए, सरकार के साथ, हमारी एजेंसीज के साथ। ठीक है, राजेंद्र त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका भी रहा है और समझना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई जो लगातार होती रहती है, और क्या माने कि आज के वक्त में देश में जो स्लीपर सेल है वो और ज्यादा सक्रिय और संगठित होते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई को कैसे देखिए, किस ओर इशारा करती है? क्या माना जाए कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी जिसके तह तक पहुंचने की कोशिश एनआईए अब कर रही है? बिल्कुल सही है। एनआईए की जो कार्रवाई है उससे जो साइलेंट स्लीपर जितने भी हैं इनकी सबकी पहचान भी हो रही है। और जैसा कि एकलव्य जी ने बताया कि समाज के अंदर
जो ये आपका ड्रग्स का बढ़ रहा है और ये हथियारों का बढ़ रहा है या माफिया बढ़ रहा है, ये भी एक ऐसा हो गया जो एक लालच है, लोभ लालच, इसके कारण ये माफिया भी पैदा हो रहा है। और ये जो आतंकवाद की जो राह पे चल रहे हैं या सिर्फ पैसा लेकर कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं, तो ये ड्रग्स का जो सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। और फिर क्रॉस बॉर्डर पे जो आपने बताया कि क्रॉस बॉर्डर पे हथियार की सप्लाई, आपको हथियार भी सुलभ हो रहे हैं, ड्रग्स भी सप्लाई हो रही है। तो हमारी पुलिस का तो ये है, पुलिस की जो निगरानी है, सतत निगरानी बढ़ाई जा रही है। निगरानी के साथ साथ आप देखिए हमारे पुलिस में जितनी भी हमारी CIO है, CID है, IB है, ये भी पूरी तरह सक्रिय है इनके ऊपर। NTF है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ये सारे ATS वगैरह इस चीज पे लगे हैं और ये चीजें शीघ्र उजागर हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है ये स्लीपर सेल्स का पता लग रहा है। और मेरा मानना है कि यदि समाज में सभी जागरूक रहें, या आप अपना जैसा भी एकलव्य जी ने बताया कि पहले बच्चा भी कहीं किसी से नई मित्रता करता था या पड़ोस में कोई आता था हम पूछते थे, तो मेरा मानना है यदि आप अपने समाज में या अपने पड़ोस में या अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में कहीं भी कोई नया संदिग्ध आदमी आ रहा है, तो उसकी कोई सूचना, ये सूचना समाज से या हमारे को पब्लिक से ही मिलेगी। पुलिस को भी जब ये सूचना मिलती है तभी इस पे कार्रवाई होती है। और ये चाहे कितना ही कर ले, मगर यदि समाज सक्रिय है, पुलिस की निगरानी सतत है और प्रशासन भी सही है, तो इनको शीघ्र पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन राजेंद्र जी, इतना आसान कैसे हो गया कि युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है? क्या वजह? लालच है, डर है, कट्टरपंथ है, क्या वजह है कि ये ऐसे खींचे चले जा रहे हैं और इनके लिए बहुत आसान हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। जो बेरोजगार शख्स है वो, उसको यदि आप कोई थोड़ा बहुत भी लालच दें या उसको कोई भी ऐसी सुविधा दे दें कि उसको ये लगे कि मुझे ये चीजें नहीं मिल पा रही, या जैसा ये सोशल मीडिया में दिख रहा है कि लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिना मेहनत के यदि इतना इजी मनी जो आ जाती है, वो इजी मनी के चक्कर में ये लोग जो आपका ब्रेन वॉश क्या है, पैसा है इनका तो ब्रेन वॉश, यदि इनको पैसा मिल रहा है तो इनसे कुछ ही करा लिए। फिर ड्रग्स, नशे में है, नशा एक सबसे बड़ा वो है, इसमें आदमी कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर इनको पैसा मिल जाता है, तो इस चीज से ये फैलता जा रहा है। ठीक है, NIA की कार्रवाई बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए श्वेता जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी देश में पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है कि इन टेररिस्ट के पास पैसा पहले नहीं था। ये जो ड्रग्स का चलन बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्वेता जी, क्योंकि क्या है कि एक इनेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म हर नागरिक में होता है, बच्चों में भी होता है, लेकिन ये ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो जिसमें कि आपकी ये फिजिकल नीड हो जाती है बॉडी की, अपने हाथ में नहीं रहता कि आप अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सको। यदि वो नहीं मिलेगा तो इन केमिकल ड्रग्स से मरने जैसी हालत हो जाती है। तो उनपे इतना ज्यादा झुकाव, निर्भरता हो जाती है कि फिर ये युवाओं के हाथ में, उनके वश में ही नहीं रहता कि वो इन कामों में नहीं पड़े। देखिए, अभी श्वेता जी, एकलव्य जी ने कुछ बातें कही, उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब बिन बुलाए अगर आप बिरयानी खाने जाएंगे, चादर चढ़ाने जाएंगे, तो वो कौन सा काम है, क्योंकि वो दुश्मन देश है, हम सबको मानना पड़ेगा। नहीं, सुन लीजिए, आज तक सुन लीजिए, अमन की आशा में भी कौन गया था आपको पता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, सुना, बता दीजिए ना आप कौन गया था। कौन गया था? आप बता दीजिए किसको, कौन गया था? मणिशंकर अय्यर कब गए थे? और वो पार्टी के सदस्य हैं क्या, कांग्रेस पार्टी के? तो क्या है, प्रधानमंत्री हैं क्या पार्टी के? ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने ये कही कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मुंबई में अटैक हुआ, 10 आतंकवादी ताज होटल में घुसे, तो हमारे सैनिक जवान अंदर उन आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे, उन आतंकवादियों से लड़ रहे थे, और बाहर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो कौन राजनीति करता, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। वहां 10 के 10 अपने कपड़े बदल रहे थे आतंकवादी, वहां गृह मंत्री क्या कह रहे थे? उनका इस्तीफा लिया था नहीं लिया था? इस्तीफा लिया था नहीं लिया था? इस्तीफा लिया था नहीं लिया था? आप ये बता दीजिए, इस्तीफा लिया था नहीं लिया था? वो इस्तीफा लिया था, कपड़े बदलने पे इस्तीफा नहीं लिया था, कपड़े बदलने पे इस्तीफा नहीं लिया था। यहाँ हजारों घटनाएं हो गई, गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि इसमें राजनीति मत कीजिए, इसमें सवाल मत पूछिए। सवाल तो पूछेगा, विपक्ष का काम है सवाल पूछेगा।
24 घंटे की राजनीति नहीं, आज बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इसमें सबको सब्जेक्ट ये सामने है, आके मैं इसी सरकार seriousness ने में- बताया कि seriousness में पार्टी कह रहा हूं आपको। किसकी सरकार, सुनिए। उस पे जाने की जरूरत नहीं, आज किसकी आज सरकार? हाँ। एकलव्य जी ने भी उठाया, त्यागी जी ने भी उठाया, वो बात मैंने भी शुरुआत में कही कि देखिए ये एक नया वॉरफेयर है। भारत और भारत की जनता, भारत का युवा इस नए वॉरफेयर के अब सामने हैं। ये वॉरफेयर किसी गन्स के साथ नहीं है, ये माइंडसेट को चेंज करने और उसको हिप्नोटाइज करने की तरीके हैं। इसलिए भारत के युवा को जगना होगा। देखिए भारत की सरकार ने क्या किया, जैसे 2047 का टारगेट रखा, साथ में टास्क फोर्स बनाई, राजस्थान में भी बनी है, दिनेश मैंने उसके प्रमुख हैं, और राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश में इस टास्क फोर्स का काम हो रहा है, जिसके कारण नारकोटिक्स के खिलाफ कौन सी देश टास्क भर फोर्स में बनाई? बड़ी कार्रवाई हो रही कौन सी है। टास्क देखिए फोर्स इन बनाई है? इन 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 चीजों को लेकर कौन सी हमें टास्क मानना फोर्स बनाई चाहिए, है? लेकिन साथ में जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जैसा एकलव्य सिंह ने बताया। देखिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चों को भी अभी से जागरूक करना पड़ेगा कि किस तरह का पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मन भारत के खिलाफ, उनको अवेयर पहले से ही करना होगा कि किस तरह की साइट में जाएं, कैसे नारकोटिक्स के जरिए कैसे आपको कब्जे में किया जा रहा है, कैसे भारत के विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है ये जनरेशन पर वॉर कर रहे हैं और इनका निशाना ये हमारी आज की युवा पीढ़ी है। राजेंद्र त्यागी जी, फाइनल कमेंट जरूर इस पर चाहेंगे कि ये जो वॉर है, इसे ठीक है, आप कहा जा रहा है कि आम जन को भी जागरूक होने की जरूरत है, एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन किस तरह से इसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल में किया जाए? और आतंक गैंगस्टर की जो बात की जा रही है, भट्टी की, इसकी संलिप्तता की बात की जा रही है, और इसका निशाना तो हमेशा युवा रहे हैं। सब ये सही है, युवाओं में ही सबसे ज्यादा ड्रग की एडिक्शन बढ़ रहा है। तो हमारा तो है कि ड्रग के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाए। ये एएनटीएफ जो हमारी बनी है उसके ऊपर बिल्कुल उसकी पूरी टीम जो है वो इसमें कार्रवाई कर रही है। और जब हम ये देखेंगे कि ड्रग्स के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया, तो जैसा कि ये ड्रग्स से ही माइंड वॉश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि यदि इस पे हमारा कंट्रोल हो गया और पुलिस ने सही कार्रवाई कर दी, तो आप मान के कि चलिए कि हम इसमें जीत में रहेंगे। अदरवाइज यदि ये युवा ड्रग्स की तरफ ज्यादा चले गए तो इनका माइंड वॉश भी होगा और ये आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ज्यादा तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इनका माइंड वॉश करने में ड्रग्स का सबसे बड़ा रोल है। कोई हल्की बात नहीं है कि ये कब इनके साथ मिलके चल जाएं, कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। हथियार इनको सप्लाई हो रहे हैं, ड्रग्स इनको मिल रही है, पैसा इनको मिल रहा है, तो कहाँ बचा? यदि ये युवा को ये चीजें सारी मिल रही है, अय्याशी मिल रही है, तो इसके बाद तो ये इनका ये माइंड वॉश करने के बाद इस तरफ जाएंगे। इनको रोकने के लिए जैसे सरकार ने एएनटीएफ बना दिया है, एएनटीएफ विकास कुमार जी के नेतृत्व में सारी कार्रवाई भी कर रही है, तो ये इन पे कंट्रोल तो हो जाएगा। सरकार इसके ऊपर पूरी तरह वो दृढ़ है कि इस पे पूर्णतः रोक लगाई जाए। ठीक है, फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जी, एक बात है कि अभी 26/11 की बात हो रही थी ना, तो उस समय का यह है कि अभी इन्होंने 4 घटनाएं पूरे भारत में गिनाई। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उस समय सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो मालेगांव ब्लास्ट, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई 26/11, जावेरी बाजार ब्लास्ट, भीमा कोरेगांव ब्लास्ट, पूरा महाराष्ट्र दहलता रहता था। हर वर्ष कोई बड़ी घटना होती थी आतंकवादी। आज बिरयानी की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी वहां पहली बार गए थे कि जब यहां पे सरकार बदली तो आपको एक अपनी तरफ से मैसेज देना था कि अब हमारे यहां एक नया प्रशासन आया है, या तो साथ में मिलकर आतंकवाद को खत्म करो, और जब वो नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमारी जो सेना ने करा है वो आज तक किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं करा। और एक अंत में श्वेता जी, लास्ट बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात होती है ना श्वेता जी की, एक आरोप लगाया जाता है कि हमारी जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब करती रहती है। आज जिसको उठाया है वो मुस्लिम है क्या? हिंदू है ना? तो देखिए इन सब चीजों में लगातार ये जो मतलब निराधार आरोप हमारी ही एजेंसीज, हमारी सरकार पे जो विपक्ष लगाने का काम करता है, इससे बचना चाहिए। हमें साथ खड़े होना चाहिए, अपनी सेनाओं का मनोबल कभी नहीं गिराना चाहिए, अपनी एजेंसीज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए। वक्त खत्म हो रहा है, एक कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि पंकज जी वक्त खत्म हो गया। देखिए अभी एकलव्य जी कह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान इसलिए गए कि उनको आगे के शासन को चलाने के लिए उनको बताना था। देखिए आज सुन लीजिए, आज इसी रीजन की वजह से पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान हमारा हर जगह अलग थलग पड़ गया है विदेश नीति के मामले। सुन लीजिए
बकरीद राहुल गांधी को ये पता है, राहुल गांधी पाकिस्तान का पक्ष बताएगा, पाकिस्तान का पक्ष लेता है। अरे राहुल गांधी के देखो ना, राहुल गांधी कहाँ आ गए? राहुल गांधी राहुल गांधी कहाँ आ गए? राहुल गांधी ऑपरेशन आज हिंदुस्तान देश के लिए अलग थलग पड़ गया है। ठीक है, पीछे जाते हैं। श्वेता जी, 11 साल पुरानी बात हो रही है सुनिए ना, ना। बकरीद पर पाकिस्तान एम्बेसी में कौन सी पार्टी के कल जाके नेता वहां पे मटन और बिरयानी तोड़ रहे थे, पता कर कौन लीजिएगा, गया था? नाम पता बताइए। कर लीजिएगा। कौन गया था? नाम बताइए। ठीक है, कौन गया था? बताइए नाम। चलिए ठीक है ना, आप लोग ऐसे अलग कल ट्रैक झूठे पे आरोप जा रहे हैं, लगाने से कुछ देखिए। नहीं होगा। किसी का त्योहार था, वो हो गया। हम जिस मुद्दे पर बात करें वो बहुत गंभीर है, राजनीति से इतर उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय और हर किसी के लिए है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एनआईए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, एक साथ 12 ठिकानों पर कार्रवाई करना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, 4 राज्यों में जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है बेहद अहम है। कई लोगों से पूछताछ का दौर भी जारी और ये जरूर जताता है कि किस तरह से स्लीपर सेल हमारे बीच में मौजूद है। एनआईए अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, उसे नाकाम किया गया और लगातार ये तह तक जाएंगे जिस तरह से तेजी से कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? सवाल यहां पर यह उठता है कि जागने की जरूरत आपको भी है, कि आपके आसपास ये जो स्लीपर सेल उन्हें पहचानने की जरूरत आपको ही है। और दूसरी बात है कि पहले जो आतंकी घटना होती तो उससे आज के वक्त में मैं मानूंगी कि और ज्यादा गंभीर है। वो इसलिए लिहाज से कि उन्हें आतंकियों को भेजना नहीं पड़ रहा है, वो आपके अपने बच्चों को ही उस राह पे ले जा रहे हैं, उन्हें ही ये मोहरा बना रहे हैं, उनके जरिए ये कुछ ना कुछ ऐसा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोकने की जरूरत आपको है, अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार एनआईए अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा सजग आप भी हो जाइए। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।